नमस्कार। आज इस बंगाल दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे असम सरकार के मंत्री जयंत बरुआ जी, आदरणीय ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अशोक कुमार जी, मेरे राजभवन से आदरणीय मीनाक्षी सुंदरम जी, सपना देका जी और जिस बंगला साहित्य सभा के अध्यक्ष खगेन चंद्र दास जी, बंगला साहित्य सभा के महासचिव डॉक्टर प्रशांत चतुर्थी जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, बंगला साहित्य सभा और बंगला के सभी भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज ये सौभाग्य है कि हमारे कुछ वाइस चांसलर साहब हर राज्य के स्थापना दिवस के समय उपस्थित रहते हो। मैं आप तीना का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। मैं सोचता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये अनादिकाल से था। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है या कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान राम को नहीं मानता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कृष्ण को नहीं मानता है। और मैं सोचता हूं कि जितने भी इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जन्म कहीं भी लिया होगा, वो भारत का महापुरुष के रूप में ही पूजा गया है। इसका मतलब भारत एक था, भारत श्रेष्ठ था। ये जितने महापुरुषों के चित्र यहाँ लगे हैं, ये महापुरुष केवल बंगाल के नहीं, ये महापुरुष सारे हिंदुस्तान के महापुरुष हैं। इनको सब जगह पूजा जाता है। मैं सोचता हूँ स्वामी विवेकानंद का नाम केवल आप बंगाल में ही ले लेते हो, हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ स्वामी विवेकानंद का आदर्श को लोग अपना आदर्श नहीं मानते। इस देश का कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो शंकरदेव और माधव देव के कारण से जिस वैष्णव धर्म को बचाने का जो उन्होंने सफलतम प्रयास किया, उसको सारा देश महापुरुष मानता है। हमने अपने महापुरुष को न तो किसी जाति से बांधा है, न किसी गांव से बांधा है, न किसी राज्य से बांधा है। ये जो महापुरुष होते हैं, ये संपूर्ण देश की दौलत होते हैं। पर ऐसा केवल हम यहाँ आसाम में बैठ के चर्चा नहीं करते, दूर दराज गांव के व्यक्ति भी। मैं सोचता हूँ देश का गुरु गोविंद सिंह भले पंजाब में रहे होंगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का त्याग सारा देश उनको उसी प्रकार से सम्मान करता है। देश के जितने भी संत महात्मा हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, या जो भी ऋषि हुए हैं, जिनको हमने हमेशा जिनका सम्मान किया है, वो सारी देश की दौलत बनती है। इसका मतलब ये हमारा स्वभाव था कि सारे देश के महापुरुष हमारे महापुरुष हैं। वो किसी स्थान, किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म और किसी जगह से नहीं बंधे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इस देश में स्वतंत्रता के बाद, भाषाई आधार पर राज्य बनने के बाद थोड़ा सा इसमें कुछ कमी आई और विशेष करके अंग्रेजों ने बहुत चालाकी के साथ हमें हमारे पुरखों से तोड़ दिया। हमें अपने पुरखों के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। आप और हम तो फिर भी कहीं कहीं से पढ़ लिए, समझ गए हैं, लेकिन जो आजाद भारत में जो पैदा हुए हैं, उसके पहले जो थे, उनको अंग्रेजों ने बड़ी समझदारी से पढ़ाया था, ताकि उनको अपना अतीत का ज्ञान ही नहीं आए कि वो कौन थे, कैसे थे और कहां से आए। इस शिक्षा पद्धति ने मानो हमको अपने पूर्वजों से ही काट दिया, अपने श्रेष्ठ साहित्य से काट दिया। मैं सोचता हूं कि रामायण और महाभारत जैसा आपने कहा, कौन सा गांव ऐसा है नहीं है
जहाँ रामायण और महाभारत की कथाएं नहीं होती है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है। मैं सोचता हूँ जिस गीता को मानते हैं तो गीता को केवल एक जगह नहीं मानते हैं, सारा देश का सब उपनिवेश को सब मानते हैं। तो वास्तव में इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई देनी चाहिए, गृह मंत्री जी, कि जो पुराना भाव था उसको फिर से सारे देश में सब जगह लोगों के मन में आए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं, हमारे पुरखे सब एक हैं, हमारे महापुरुष सब एक हैं, हम सब उनके ही एक तरह से वंशज हैं। इस भावना को बिठाने के लिए उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया। और मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यहाँ जो चित्र लगे हुए हैं, मैं चाहूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी ने, आशुतोष मुखर्जी ने, जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, तब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में आसामी भाषा का प्रारंभ उन्होंने किया। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों में जिस प्रकार का भाव रहा है वो वास्तव में हमारी बहुत बड़ी दौलत रही है। आज सौभाग्य से एक और महापुरुष का भी आज एक तरह से उनका आज निर्वाण दिवस भी है, और वो भी यहाँ का कला गुरु के रूप में जाना जाता है। इस कला गुरु ने भी बंगाल और आसाम की संस्कृति को अपनी कला के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, वो एक अनोखा था। मैं सोचता हूँ विष्णु प्रसाद राभा, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। तो हम लोग अपने महापुरुषों का उतना ही सम्मान करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे हों, चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, उनका भी एक तरह से है। मैं सोचता हूँ कि असम और बंगाल के बीच में सदियों से हमारा आपस में मेल मिलाप है। डॉक्टर भूपेन हजारिका और स्वर्गीय हेमंत विश्वास मानवतावादी और एकीकृत दर्शन के प्रेरित होते थे। आशुतोष मुखर्जी जैसे विद्वान ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में असमिया भाषा शुरू करने में मदद की। डॉक्टर भूपेन हजारिका जब अपने कैरियर के उच्च शिखर पर थे, तब उन्होंने अधिक दिन कलकत्ता में अपनी टॉलीगंज आवास पर बिताए थे। उन्होंने असमिया और बंगाली दोनों भाषाओं में अपनी कुछ अमर कृतियों का निर्माण किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 बार असम का दौरा किया। उन्होंने अपनी कविताएं और अन्य साहित्यिक विधाओं के आसाम और उसके स्थानों, नदियां, कला, साहित्य, संस्कृति का उल्लेख किया है। असम के महान साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरवाल ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पोती प्रज्ञा सुंदरी से विवाह करके असम और बंगाल का क्या संबंध है उसको उन्होंने उस जमाने में प्रतिपादित किया था। बंगाल और असमिया समाज में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह भाषा, साहित्य और अन्य क्षेत्रों, अन्य समुदाय के बीच लंबे समय से वैवाहिक संबंध है। प्रसिद्ध बंगाली कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता हेमंत विश्वास ने जो असम और बंगाल के लोकप्रिय और लोक संगीत विशेष रूप से भटियानी के रूप में चित्रित करने के लिए सम्मानित और याद किए जाते हैं। 1960 में भाषाई दंगों के दौरान हेमंत विश्वास और भूपेन हजारिका ने अपनी संगीत के माध्यम से असम और बंगाल के लोगों में एकता की भावना जागृत करने का प्रयास किया। दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गीत, आराधन, कथाओं के द्वारा उन्होंने एक कहानी लिखी थी, 2 किसानों की कहानी। उन्होंने एक किसान बंगाली और दूसरा असमिया, दोनों ने दंगों में अपना घर और जीविका का साधन खो दिया। इन गायकों ने बंगाल और असम के भटियानी बहुत कुछ है। एक तरह से हम एक दूसरे से इतने नजदीक से मिले हुए, एक दूसरे से इतना अपना नजदीक का संबंध है। तो मैं सोचता हूँ ये जो अपन
विभिन्न स्थानों के राज्यों का जो दिवस मनाते हैं, उसके पीछे भावना ये है कि वहाँ के महापुरुष के बारे में हमें जानकारी मिले और जिस जगह हम ये दिवस मना रहे हैं यहाँ के बारे में उनको जानकारी मिले। दोनों को खान पान, संस्कृति, विचार, आचार, महापुरुष, उनके लेखन, उनके जो भी उन्होंने काम किया है, इन दोनों को कैसे हम आपस में मिला सकें। तो मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ कि केवल और केवल ये बंगाल के लोगों का दिवस नहीं है, ये हम सब लोगों का दिवस है। आज के दिन राजस्थान में भी यही बंगला दिवस के रूप में आज वहाँ भी मनाया जा रहा है। सारे भारत की राजधानी में एक तरह से ये प्रधानमंत्री जी का एक तरह से संदेश है और यह है कि प्रत्येक प्रांत अन्य प्रांतों के निर्माण, उनका जो स्थापना का दिन है वो अपने राज्य में मनाए, वहाँ के लोगों को एकत्रित करके एक जगह लाए, उनकी संस्कृति को दिखाने का हम सबको अवसर मिले, हम और दोनों मिलकर के एक होकर कैसे आगे बढ़े। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी बनेगा जब हम सब एक दूसरे के नजदीक जाकर के उनके जो श्रेष्ठताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उन गुणों को सीखने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूँ बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक लंबी कहानी है। और आजादी के आंदोलन में जो बंगाल क्रांतिकारियों का केंद्र रहा था, अगर क्रांतिकारी का कहीं शुरुआत हुई थी, अगर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को आकर के आजादी का जंग लड़ने की भावना कहीं पैदा हुई थी तो कलकत्ता में पैदा हुई। डॉक्टर हेडगेवार भी केवल और केवल मेडिकल करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि क्रांतिकारियों का केंद्र बिंदु कलकत्ता था। और मैं सोचता हूँ सुभाष का वो जीवन, जिस तरीके उसने देश की आजादी के जंग को आगे बढ़ाया। अभी आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं, यहाँ शंकर देव, माधव देव के बारे में कह रहे हैं, हमारे यहाँ अन्य प्रकार के कई संत हुए हैं। तो वास्तव में ये सब हमारी दौलत है, ये सब हमारे संपत्ति है। इनके प्रति मान और सम्मान रखते हुए हम सब मिलकर के अपने देश को कैसे अच्छा बनाएं। मैं सोचता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत है, लेकिन कभी ये विश्व गुरु था तो विश्व गुरु इस कारण से नहीं था कि हमारे पास धन दौलत थी, हमारे पास बुद्धि और ज्ञान था, हमारे पास संस्कार था, जीवन जीने का तरीका था। हम हमेशा कहते हैं सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखी न। हमने कभी भी नहीं कहा कि मैं सुखी हूँ, सब सुखी हूँ। ये भाव और ये शब्द कौन सिखा सकता है? कोई महान संस्कृति सिखा सकती है। जियो और जीने दो, इस बात को कौन प्रमाणित करता है? यहाँ भगवान महावीर और भगवान गौतम हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि यह जो बांग्लादेश है, उस समय तो केवल 4 इसको बंग कहते थे। जब 1909 में बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने जिस चालाकी के साथ किया था, उस संघर्ष को सारे हिंदुस्तान में लड़ा था। यह पहला आंदोलन था इस देश का जिसने बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं किया और उनको झुक करके बंगाल को विभाजन से रोकना पड़ा। पर दुर्भाग्य था हमारे देश की आजादी का वो दिन, वो 14 अगस्त का दिन था जब माँ भारती के 2 टुकड़े हो गए। और 2 टुकड़ों के कारण से जो कुछ त्रासदी हमने भुगती है और देखी है और जिसकी पीड़ा आज भी हमको महसूस होती है, मैं सोचता हूँ ये धरती ये केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, इसको माँ का स्वरूप माना है। इसलिए माना है कि धरती माता ने भगवान को पैदा करने की ताकत दी है। जहाँ माँ अपनी कोख से भगवान को पैदा करती है, ये यही धरती है। इस धरती की पवित्रता के कारण से हिमालय इसकी दीवार बना के खड़ा है, पूरा समुद्र हमारा परकोटा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने देश को खंड खंड करके और उसको कमजोर कर डाला। आज के दिन हम पे विश्वास करना चाहिए कि हमारी ये सोच संकुचित सोच नहीं हो जाए। मैं केवल असमिया हूँ, मैं केवल बंगाली हूँ, इसको दिमाग में से निकालना होगा। हम सब भारत है, हम सब भारत और श्रेष्ठ भारत है। इस बात का मन में दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि जो देश के बारे में प्रधानमंत्री जिसको बार बार कहते हैं कि 2047 और 2047 का मतलब भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। आज वो 5वीं शक्ति बन गया है, आने वाले 1-8 साल में वो 3री शक्ति बनने जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से हम जिस तरक्की की ओर बढ़े हैं,
जिस तरीके से और हमारी ये यूथ जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर है। अगर इसको सही दिशा और सही सोच मिल जाए तो मैं सोचता हूँ ये बहुत कुछ कर सकता है। हम सब ये कार्यक्रमों का आयोजन करते ही इसीलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन बातों को सीख करके देश को मजबूत बनाने का प्रयास करे। मैं विशेष करके जितने भी बंगला के बंधु यहाँ आए हैं, आज जितने भी आप सब आमंत्रित आए, सब मेरे निमंत्रण पर आए, तो मेरा फर्ज है कि मैं आप सबका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, आपका आभार ज्ञापित करूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर के जो काम हमको करना था उसमें आप सहयोगी बने। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।